पीके न्यूज पर नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां थाना खंदौली नंदलालपुर में नकली ऑयल फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। फैक्ट्री में कई कंपनियों का नकली ऑयल बनता पाया गया। यहां से हजारों की तादाद में ऑयल के डिब्बे मिले, साथ ही कई लीटर नकली ऑयल बरामद हुआ। चालक सहित कई टेम्पो वाहन जब्त किए गए। फैक्ट्री मालिक शाहरुख नामचीन कंपनियों के नकली ऑयल सप्लाई करता है। फैक्ट्री के अंदर नकली ऑयल बनाने वाले 12 लोग गिरफ्तार हुए। मालिक शाहरुख पुलिस की गिरफ्त से दूर। थाना खंदौली पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। थाना खंदौली और एसओजी ने मिलकर एक बहुत बढ़िया जॉइंट ऑपरेशन किया है। इस जॉइंट ऑपरेशन में जो थाना खंदौली के अंतर्गत जो अभियुक्त ये नकली मोबिल ऑयल बेच रहे थे, इसके पूरे हमने अभी तक 3 गोदाम हमने पकड़े हैं। गोदाम में जब हमने देखा, वहाँ हमने पाया कि काफ़ी भारी मात्रा में खाली ड्रम हैं, भरे हुए ड्रम भी हमें मिले हैं। साथ के साथ जिससे ड्रम से ये निकालते हैं ऑयल, वो मिला है। जो पैकिंग के डब्बे हैं वो मिले हैं काफ़ी भारी मात्रा में। साथ के साथ पैकिंग और लेबलिंग के भी सामान हमें वहाँ पे मिले हैं। जो कुल अभियुक्त पकड़े गए हैं वो 12 हैं। अभी इसमें 2 अभियुक्त अभी पकड़े जाने शेष हैं। कुल 14 हैं, जिसमें से 12 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। जो सामान हमने बरामद किया है उसका विवरण ऐसा है। 140 डिब्बे जिसमें नकली मोबिल ऑयल पाया गया, ऑयल 40 हीरो कंपनी का। 140 डिब्बे भरे हुए नकली मोबिल ऑयल कैस्ट्रॉल के। 10,900 खाली डिब्बे मिले हैं, जिसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं था, ये भरने वाले थे ये लोग। 5 लीटर के खाली 1200 डिब्बे मिले हैं और 20 लीटर यानी जो बड़ा वाला मोबिल ऑयल जिसमें बिकता है उसके 60 डिब्बे मिले हैं। इसके अलावा 4 कटे हुए ड्रम हैं, 48 खाली ड्रम है। 3 ड्रम मोबिल ऑयल से भरे हुए, जिसमें अनुमानित कम से कम 400 लीटर के आसपास उसमें हमें ऑयल मिला है। इसके अलावा 2 ऑयल निकालने वाली मशीन है, 2 मशीन ढक्कनों पे लेबल लगाने के लिए है। 5-5 लीटर के मापक मिले हैं। 500 नकली लेबल के शीट मिले हैं। 11,000 रुपये मिला है और साथ के साथ एक टेम्पो मिला है, जिसका प्रयोग ये सामान को ले आने और ले जाने यानी ट्रांसपोर्ट में उपयोग करते हैं। सर, इनका तरीका क्या था, किस तरीके से ये बनाते थे और सर ये कब से काम कर रहे हैं? इनका जो आपराधिक इतिहास है, थाना छत्ता में इनके ऊपर 3 मुकदमे लिखे गए हैं, 10/20, 186/20 और 33/20। एक गैंगस्टर की भी कार्रवाई इनके ऊपर पूर्व में हुई है। गैंगस्टर में कुल 9 लोग थे और थाना छत्ता में जो मुकदमा संख्या 186/20 लिखा गया था, उसमें जो थाना द्वारा बताया गया कुल 27 लोग के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। इसमें जो हमने जानकारी की है उसमें जो मेन इसके मालिक हैं वो ये बताया गया कि सनी अहमद पुत्र इसरार, शोहिद उर्फ अल्लू पुत्र इसरार और शारिक पुत्र इसरार, ये तीनों भाई हैं। ये तीनों भाई मिलके ही इस बिज़नेस को करते हैं। और कब से, जैसे मैंने बताया कि थाना छत्ता में 2020 में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, तो हम ये अनुमान कह सकते हैं कि ये 2020, 2000 हो सकता है 2019 से काम कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी ये जेल जा चुके हैं। जेल से आने के बाद जहाँ तक मेरी खुद की समझ है, इन लोगों ने फिर से ये काम स्टार्ट कर दिया। कब से स्टार्ट किया उसकी एग्जैक्ट डेट अभी हमने पूछताछ में अभी हम इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, वो भी मालूम चल जाएगी। इसमें जो आपने पूछा कि इनका जो कार्य करने का तरीका है वो ये है कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कि वेस्ट ऑयल यानी जो ब्लैक ऑयल जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उस वेस्ट ऑयल को जो फैक्ट्री कन्वर्ट करती है यूजेबल ऑयल में, जिसको एज अ लुब्रिकेंट हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। उस लुब्रिकेंट को ये लोग, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, कुछ अलीगढ़ में हैं, कुछ आगरा में है, कुछ हाथरस में है, वहाँ से ये क्या करते हैं, ड्रम में एक ड्रम जो 200 लीटर का होता है, वहाँ से ये मंगाते हैं और उसमें बिना कुछ कन्वर्जन किए उसी को कैस्ट्रॉल हो गया, हीरो हो गया, बजाज हो गया, गल्फ हो गया, ऐसे डिब्बे में उसकी पैकिंग कर देते हैं।
इन लोगों ने ये बताया कि साहब जिस मोबिल ऑयल का कलर रेड होता है, लाल होता है, उसमें ये लाल कलर मिला देते हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करते हैं। जो हमने अभी पूछताछ में मालूम किया कि जो मोबिल ऑयल ये ख़रीदते हैं उसका प्राइस क्या है, तो मालूम चला कि इसका प्राइस लगभग 35 से 40 रुपए के बीच में है प्रति लीटर। और जो इसका मार्केट वैल्यू है, जो ये डब्बे में भरने के बाद, पैकिंग करने के बाद इसको जो बेचते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 300, 350, 400 के आसपास है। यानी हम प्रॉफिट मार्जिन इसमें देख रहे हैं कि 5 से 10 गुना का इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। और जो सामान हमने बरामद किए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में सामान है, खाली डिब्बे इतने ज़्यादा हैं, अगर हम अनुमान लगाएं कि अगर इसकी पैकिंग करके बेचते तो बहुत बड़ा ये लोग एक ब्लैक मार्केटिंग आप कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस ये लोग चला रहे थे। हमने जो इसमें पूछताछ में और जानकारी इकट्ठा की तो उन्होंने बताया कि जब बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो प्रतिदिन ये 13 ड्रम, एक ड्रम में 200 लीटर आता है, यानी 2600-2700 लीटर ड्रम को ये लोग पैकिंग करते हैं। पैकिंग कम से कम 150-200 पेटियों में पैकिंग होती है और इसको ये लोग टाटा मैक्स कोई गाड़ी या फिर जो लोडर गाड़ी होती है उसके माध्यम से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जब पता किया तो इन लोगों ने बताया कि कोई स्पेसिफिक अभी इन लोगों ने जानकारी नहीं दी। इन्होंने बताया कि साहब जो कस्टमर हमें मिल जाता है हम उसको बेच देते हैं। आगरा से जहां थाना ताजगंज का मामला सामने आया, जिसमें नाबालिग मुस्कान उम्र 16 साल इसे 15 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले लड़के छोटू पुत्र विनोद कुमार प्रार्थी की लड़की मुस्कान को बहला फुसला कर ले गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। प्रार्थी मुकेश संबंधित थाने पर शिकायत करने पहुंचा, लेकिन अभी तक प्रार्थी की पुत्री मुस्कान का कोई सुराग नहीं लगा है। प्रार्थी ने बताया कि लड़के के पिता विनोद कुमार प्रार्थी के ऊपर दबाव बना रहा है, मुकदमा वापस ले ले तो उसकी लड़की उसे सौंप दी जाएगी, अगर मुकदमा वापस न लिया तो उसे और उसकी पुत्री मुस्कान को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी मुकेश ने एसएसपी कार्यालय पर अपनी समस्या की गुहार लगाई, तो वहीं एसएसपी ने आश्वासन दिया कि उसकी बेटी का जल्द पता लगाएंगे। मेरा नाम है, मैं बस्ती की रहने वाली हूँ और मैं एसएसपी कार्यालय इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लड़की आ जानी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आपकी लड़की कहाँ है? मेरे लड़का लेके गया है मेरा, वो पड़ोसी का। कितने दिन पहले की घटना है ये? 15 दिन हो गए आज। लड़की कौन है लड़का? वो लड़का पड़ोसी का है, उसके बाप का नाम विनोद है और लड़के का नाम छोटू है। आपने संबंधित थाने में तहरीर दी थी? हाँ मैंने करी थी। तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, यूँ कह रहे कि हम तो कर रहे हैं आपकी कार्रवाई, आप घर बैठ जाओ, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। और ऐसा है, उनके जीजा को मैंने लड़की के जीजा का नाम बताया था तो उन्होंने पकड़ अरेस्ट किया, फिर उन्होंने पैसे भर दिए, उनको छोड़ दिया और मैं दोबारा यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, फिर दोबारा आना पड़ा मुझे। यहाँ पर आज आपने कप्तान साहब के पास अपनी गुहार लगाई है, तो आपको क्या आश्वासन मिला है? ये आश्वासन मिला है कि सदर जाओ, वहाँ से सुनवाई करवाओ। मेरा नाम है मुकेश, ताजगंज बसई का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप किस समस्या को लेकर के आए? मैं ये समीक्षा लेकर आया हूँ कि मेरी लड़की मिल जाए, एसपी के पास आया हूँ। और कहाँ चली गई आपकी लड़की? लड़का ले गया पड़ोसी का। और कितने दिन हो गए लड़की को? 15 दिन हो गए आज। आपने संबंधित थाने में तहरीर मैंने सब जगह करी है, मगर ये न कह रहे हैं कि आप घर बैठो, हम तहकीकात कर रहे हैं अपनी। आज आप यहाँ पे आए हैं तो आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? तो उन्होंने ये कहा है आप सदर जाइए और आपकी सुनाई वहाँ से होगी, वो जो बैठते हैं सर। क्या नाम है आपकी लड़की का? मुस्कान। तो लड़के का क्या नाम है? छोटू। लड़का पड़ोस में ही रहता है? हाँ पड़ोस में ही रहता है और उनके घर वाले रिकॉर्डिंग भर भर के लेके आ रहे हैं, धौंस दे रहे हैं। आपकी लड़की ले गई, ये चीज़ वो देने के लिए तैयार है। आपकी लड़की आए 5 महीना में आया, साल भर में आया है और आप वहाँ से रिपोर्ट वो कर लो हमारे से और वहाँ से रिपोर्ट कटवा दो, आपकी लड़की आ जाएगी 1-2 साल में। लड़की की उम्र कितनी है? 16 साल। तो आपको लड़के के घर वाले धमकी दे रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं आपसे? नो कह रहे हैं आप रिपोर्ट कटवा दो वहाँ से और आपके जो चीज लेके गई है हम उसे देने के लिए तैयार हैं और तुम्हारी लड़की 1-2 साल में आ जाएगी। लड़की की उम्र कितनी है? 16 साल। लड़के की है 20-21 साल की है। सदर थाना क्षेत्र के ईदगाह में बीती रात सड़क किनारे रहने वाले परिवारों को बदमाशों ने बेहोश कर लूटपाट की। सूचना पर थाना पुलिस ने 14 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
युवकों के बारे में पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात 2 अज्ञात युवकों ने क्षेत्र के हलवाई को 2500 रुपए में खाना बनाने का ठेका दिया। बदमाशों ने सामान अपने पास से दिया। जो सामान लेकर आए थे उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई। हलवाई और उसकी बेटी के साथ कई बंजारों ने खाना खाया। 14 बंजारे बेहोश हो गए और युवकों ने उनके साथ लूटपाट की। लूटपाट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी हलवाई सहित 14 बंजारों को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उनका उपचार जारी है। ये कहते हैं सुबह सूचना आई थी, कुछ लोगों ने खाना खाया, उसके बाद बीमार हो गए, उनको तबीयत ख़राब है। इस सूचना पे पुलिस टीम पहुंची है और वहां देखा गया है तो कुछ लोगों को नशे की हालत में थे, लेकिन खतरे से बाहर थे। सबको इलाज कराया जा रहा है और इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया सब खतरे से बाहर है। इसमें प्रथम दृष्टया अभी ये कहना अभी तक निश्चित नहीं हुआ कि डॉक्टर से बात हुई कि फूड पॉइजनिंग है या कोई नशीला पदार्थ दिया गया है। इसमें डॉक्टर ने सबको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अभी सभी लोगों को अपने हॉस्पिटल से छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं। और इसमें जो प्रथम दृष्टया क्या है, हलवाई से बात हुई जहाँ खाना बनाया गया है कि वहाँ 2 लोगों ने खाना बनवाया था और उसको 2500 रुपये दिए थे और हलवाई ने भी वो खाना खाया है, जिससे उसकी भी तबीयत रात में ख़राब होने का मतलब कि वो नशे में था। उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी खतरे से बाहर है और उसके एक नंबर भी मिला है। उस नंबर पे आगे हम प्रगति कर रहे हैं और इसमें क्या इनपुट निकल के आता है वो आपको बताते हैं साक्ष्य के आधार पर। आपका नाम क्या भैया? सतीश। और ये क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये घटना ये हुई थी सर कि ये लोग आए थे सामान बनवाने, हमारा जो लोहे का काम है उसका सामान बनवाने आए थे। तो उन्होंने बोला था कि आज मंगलवार है, हम लोगों को कुछ खाना वाना बनवा के बांटना है, तो हमें कोई हलवाई बता दीजिए जिससे खाना बनवा ले। तो सामने वाला हलवाई था, उससे बता दिया था और वो लोग खाना वहाँ से बनवा के लाए। उन लोगों ने कुछ मिलाया उसमें और मिला के खाना वाना बांट गए हैं और सब लोगों ने खाया, बच्चे वगैरह सब ने खाया और खा के वो लोग बेहोश हो गए। रात में फिर हमारे आके इन लोगों को सब लूटपाट किया है वहाँ पे आके। रात में फिर कंप्लेंट भी करी है हमने, फिर सुबह इन सब लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं। जिन्होंने आपको खाना बांटा था आप जानते थे उन लोगों को? जी नहीं सर, ऐसा है सर, कोई खास सामान बनवाने आया है, जैसे कि आप आए हमारे पास सामान बनवाने ग्राहक के हिसाब से। आपने पुलिस को तहरीर दी? तहरीर दीजिए, सब जो आपको सब बताया पुलिस को, जैसे हुआ जैसे कारण हुआ जी। पुलिस ने कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी सब लोगों को लेके। हमारे कितने लोग फूड पॉइजनिंग से वो हुए हैं, वंचित हुए हैं? 13 लोग, करीबन 13-14 लोग हैं। बच्चे कितने हैं उसमें? बच्चे भी 4-5-6 बच्चे हैं और बाकी लेडीज है, लड़कियां हैं और जेंट्स हैं। हमारे परिवार का सब वो है। नाम रेशमा। रेशमा जी, क्या वारदात हुई आपके? मतलब गरीब लोग, हम झुग्गियों पे रहते हैं। कहाँ रहते हो? नामनेर। क्या घटना हुई आपकी? तो उन लोगों ने खाना बनाया, पहले तो पैसे दे रहे थे तो हम लोगों ने मना कर दी, पैसे नहीं लेंगे, हमें क्यों पैसे दे रहे हो। फिर वो लोग चुपचाप खाना बना के ले आए और खाने में हमें ये पता नहीं कि यही लोग हैं दूसरे लोग हैं। तो वो खाना बना, गरीब आदमी फुटपाथ पर रह रहे, कोई दे जाता तो खा लेते, तो वो हम लोगों ने खा लिया। फिर 8 बजे क्या नाम बिल्कुल सारे गैरोस हो गए, बच्चे औरतें सारी गैरोस हो गई। फिर किसी को पता ही नहीं। फिर एक आदमी होश में हुआ तो रिश्तेदारियों में फ़ोन ऑन करे, तब फिर अस्पताल में लाके एडमिट कराया उनका। और जो 2-2.5 लाख का जेवर भी हम लोगों में राजस्थान में पहनती हैं, जैसे नाक नंगा नहीं करती, कान नंगा नहीं करती, तो वो सारा जेवर निकाल के ले गए। हाँ, वो नशे में ही निकाल के ले गए। कौन लोग थे? शकल नहीं पहचानते हम। अब उन्हें रात में हमें खाना ला के दिया, शकल नहीं पहचानते। 2 लोग थे। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गोलहरा गांव का ये मामला है, जहां भगवान हनुमान मंदिर के परिसर में एक 22 वर्षीय युवक फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, आगे की जाँच में जुटी है। इस मामले में शोहरतगढ़ के सीओ प्रदीप यादव ने मामले की पुष्टि कर बताया कि गोलहरा मुस्तकहम में शव की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। के पास इस संबंध में आप कर रहे हैं? गोलहरा मुस्तकम गांव के बाहरी हनुमान मंदिर से एक चूल्हे से लटकी हुई एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है।
उसका शव को उतार करके पंचायत पोस्टमार्टम करके अभी आवश्यक विधि कार्रवाई की है। शिनाख्त हो गई है सर? पहचान तो नहीं हो पाई, ना तो प्रयास किया जा रहा है। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां कोरोना कर्फ्यू हटने से जनपद के बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बाजारों में आवश्यकता की चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर मास्क लगाए नजर आए। दुकानदार ने कहा कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखी, जबकि जनपद में कोरोना केस की रिकवरी रेट लगभग 96.6 के लगभग है। पॉजिटिविटी रेट 0.38 है और एक्टिव केस की संख्या लगभग ताजा स्थिति में 308 है। जनपद बिजनौर में कोरोना केसों की लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू हटाने पर बाजारों में रौनक बढ़ना शुरू हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आए। इस पर जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि निगरानी समिति द्वारा सर्वे किए गए घरों की संख्याओं में बुखार, खांसी और जुकाम आदि जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों को किट्स वितरित किए गए। तो वहीं 65 ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजर और 513 ग्राम पंचायतों में लार्वा स्प्रे और स्वच्छता कार्य कराया गया। आप परिचय देते हुए ये बताइए, कोरोना काल में या इस समय जो परिस्थिति चल रही है उसमें कुछ सुधार महसूस हुआ? जी हाँ, यहाँ पे कोरोना, मेरा नाम आदित्य कुमार वर्मा, मैं चौक बाजार में भगवती ज्वेलर्स का स्वामी। बाजार में कोरोना काल के कारण बाजार बंद था तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब कोरोना काल के ये बाजार खुल चुका है तो अब लोगों को परेशानी का सामना करना कम पड़ रहा है। लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और लोग बाग बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं और पुलिस की गश्त भी अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। तो स्कूल रूप से यहाँ पे सब स्वस्थ तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। इस समय अनलॉक हुआ, अनकर्फ्यू किया गया, 7 बजे से 7 बजे तक के लिए अनकर्फ्यू किया गया, तो आपको क्या लगा? कुछ पहले क्या परेशानी थी, अब नहीं है? क्या चीज़? आपको क्या महसूस हो रहा है कि इतने दिनों के बाद में जिससे मेडिकल तो खुल रहे लगातार, चहल पहल बढ़ी कुछ? नहीं, चहल पहल तो मार्केट खुलेगा तो आएंगे यहाँ के लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। सबकी अपनी आवश्यकताएं वो पूरी करेंगे। तो ये जो नीड्स हैं उनका आएंगे लोग बाग अपनी नीड्स पूरी करने। आप अपना नाम बताएं। अजय। कान्हा जी को बात करने वाले हैं? हाँ जी। आपको कुछ सुधार लगा कि ये जरूरी आवश्यक था जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम और गाइडलाइन का वो पालन कर रहे हैं लोग? नहीं, सब पालन अपने हिसाब से सब करते हैं। देखिए है ना, हर कोई आदमी अपनी सेफ्टी प्रायोरिटी होती है और हर आदमी अपनी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता है। सरकार खुद भी जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है और अवेयरनेस सबका हो गई है, सब चीज़ समझ गए हैं, तो वो है। खबर बिजनौर में है, जहां एक बिना मास्क लगाए चेकिंग करते दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा बिना मास्क के चेकिंग कर रहा है और जिस युवक का वो चालान काट रहा है वो मास्क के साथ था। एक तरफ बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह दिन और रात मेहनत कर जनता से कोरोना महामारी को लेकर अपील कर रहे हैं कि बिना मास्क के अपने घरों से बाहर ना निकले, तो वहीं बिजनौर में एक दरोगा का बिना मास्क के चेकिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, चेकिंग के दौरान जिस युवक का चालान काटा गया वह मास्क, हेलमेट और गाड़ी के कागजात पूरा होने के बावजूद भी उस युवक ने चालान काटे जाने का आरोप लगाया है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां जमीनी विवाद के दौरान एक एमबीबीएस डॉक्टर की अपने ही भाई द्वारा जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने घायल हुए डॉक्टर को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। पूरा मामला जिले के बखरी थाना इलाके का बताया गया। घायल डॉक्टर की पहचान क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 11 के रहने वाले कृष्णदेव नारायण सिंह का पुत्र विजय कुमार बताया गया। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता 4 भाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी विधवा चाची निसंतान है, जिन्हें 2 चाचा के घर वाले जमीन में हिस्सा नहीं देने की नीयत से दबंगई पर उतारू हैं। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता जब अपने हसनपुर स्थित मायके गई तो बेईमानी की नीयत से जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया घटना की सूचना पाकर थाने की पुलिस आरोपी को समझा बुझाकर लौट गई तो पुलिस टीम के जाते ही आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया और पीट कर अधमरा कर बेहोश कर दिया। उन्होंने कहा कि मारपीट की सूचना थाने को दे दी गई है, जहां थानाध्यक्ष ने पहले इलाज कराने की सलाह दी। यूपी के जौनपुर तहसील के मछली शहर से, जहां मौलानापुर से चूड़ी बेचने वाले फेरीवाले को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने हमला कर घायल कर दिया। मीरगंज पुलिस ने एनसीआर दर्ज की।
प्रयागराज जनपद के फूलपुर थाना के बीबीपुर निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र मोहम्मद इदरिस चूड़ी बेचने का काम करता है। वह गांव-गांव फेरे लगाता है। मीरगंज थाना के मौलापुर गांव में मंगलवार देर शाम एक घर पर पहुंची एक महिला को चूड़ी दिखा रहा था। महिला चूड़ी पसंद कर जैसे ही घर में गई, बगल में खड़ा उसका पति बगल में रखे बैट से उसके सर पर कई बार हमला करने पहुंचा। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अगल बगल के लोगों ने उसे बचाकर मौलापुर में प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो वहीं परिजन इलाज के लिए जौनपुर में पीड़ित व्यक्ति को भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया। थानाध्यक्ष राणा प्रताप यादव का कहना है कि पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया। हमलावर मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज में सरेनी थाना क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे कई तैरती हुई लाशें ऊपर आ गई। इन्हें देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्नानार्थियों ने आनन फानन में पुलिस को घटना से अवगत कराया। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बुधवार को सरेनी स्थित रालपुर घाट किनारे लगे शव का पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया, जबकि दूसरा शव नदी की तेज धारा में फतेहपुर की ओर बहा। बुधवार को स्नानार्थियों ने रालपुर गंगा घाट में नदी किनारे एक शव को देखा तो पुलिस को अवगत किया, तो वहीं शव को गंगा नदी से निकलवाकर पुलिस ने लकड़ियों का इंतजाम किया और अंतिम संस्कार कराया। तो वहीं दूसरा शव नदी की तेज धारा में फतेहपुर सीमा की ओर बहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फतेहपुर पुलिस ने दूसरे शव का अंतिम संस्कार किया। जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, शवों के बहकर आने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि उन्नाव के बक्सर घाट में काफी शव दहन कर दिए गए। इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शव का ससम्मान अंतिम संस्कार कराया गया। कहाँ पे रहते हैं? रालपुर मल्लाई। आपके यहाँ गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे आप लोगों की बारी वगैरह जो लगाए थे, इसके आप लोगों को भारी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान काफ़ी हुआ है। इसमें सब खर्चा वर्चा चलता था घर का, परिवार भी हमारा था बड़ा, और 5-6 भाई थे, और हम मम्मी है, लड़का है, बच्चे हैं, लेकिन अब बूढ़ गए हैं तो इसमें खर्चा कहाँ चलेगा। कितना लगभग आपका नुकसान हुआ है? लगभग 2-3 हज़ार गड़बे बूढ़ गए थे। 2-3 हज़ार गड़बे, मतलब कितने रुपए में कितना खर्चा हुआ? 2-4 लाख। हाँ, लमसम 50,000 लगाए थे, तो मान लो 1-2 लाख तो मिल ही जाता। 2-2.5 लाख। चलो ठीक है। चाहे आपका? मैं प्रधान रालपुर कमलेश यादव। आज आपके यहाँ रालपुर गंगा घाट में गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है, इसमें कई बाड़ियाँ जा चुकी हैं। आपके सामने कितनी बाड़ियाँ, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में क्या कहेंगे? जलस्तर बढ़ने के कारण ये जो दफनाई गई लाशें हैं, यही निकल रही हैं गैस बनने के कारण, और हम लोग पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी नज़र बनाए हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक बाडी निकली है, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। उसको पकड़वा करके और जलवा देंगे। आज सुबह से आपके कितनी बाडियाँ गई हैं? ये मेरी जानकारी में एक बाडी आई है, जिसको मैं पकड़वाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।